हेलो हे गाइस। आज 10th ऑफ जनवरी जो हिंदू न्यूज़पेपर के एडिटोरियल एनालिसिस और न्यूज़ एनालिसिस को हम स्टार्ट करते हैं। पहली न्यूज़ जो है वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस को लेकर है। आपने भी ऑब्जर्व किया होगा कि वेस्टर्न जो डिस्टर्बेंसेस हैं, मतलब जो विंटर रेनफॉल है, वो पिछले काफ़ी टाइम से अभी हमने देखा कि जो चीज़ है वो ज़्यादा पड़ी है। अभी ये लाइन भी आप पढ़ेंगे, ऑन सैटरडे द कैपिटल रिकॉर्डेड इट्स हाईएस्ट रेनफॉल इन अ डे फॉर जनवरी इन 22 ईयर्स। तो ये जो चीज़ है हमें इस बार देखने को मिल रहा है कि जो क्लाइमेट चेंज है किस तरह से वो आगे आगे कंपोनेंट बढ़ता जा रहा है, और हमें जो सीजन्स हैं, जो रेनफॉल है, जो उसका पैटर्न है, हर एक चीज़ क्या दिख रही है, हमें डिफरेंट चीज़ों से होते दिखाई दे रही है। पहली चीज़ इसमें हम वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के बारे में बात करेंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ज्योग्राफी से रिलेटेड है, और मैं आपको बता दूं ये GS 1 का टॉपिक है। अगर इससे कोई भी डिस्ट्रक्शन होती है, कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो ये टॉपिक बन जाता है किस चीज़ का, डिजास्टर मैनेजमेंट का। और हमारी इससे इकोनॉमी में भी बड़ा असर पड़ता है, क्योंकि ये GS 3 का फिर टॉपिक बन जाएगा इकोनॉमी का। ये क्यों पड़ता है? बिकॉज ऑफ द एग्रीकल्चर। ठीक है, किस तरह से ये कनेक्टिविटी बिठानी है हमने, उस चीज़ के बारे में देखिए बात करेंगे। नंबर 1 वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज है जो, वो होता क्या है? पहली चीज़ तो ये मिड लैटिट्यूड रीजन से होती हैं डेवलप होंगी मिड लैटिट्यूड रीजन में। ये ट्रॉपिकल रीजन में डेवलप नहीं होती। ठीक है जी। और इसी वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स भी बोल सकते हैं, जिनको हम विंटर स्टॉर्म्स या फिर ब्लिजार्ड भी बोल देते हैं। ये जो टर्म है ये सबसे पहले कॉइन की थी किसने? इंडियन मेट्रोलॉजिस्ट ने कॉइन की थी। उसके बाद में ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, इसको सबसे पहली बार इसका लिटरेचर पब्लिश किया गया। कब किया? 1947 में किया गया। अब उसके बाद में ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, ये लो प्रेशर सिस्टम है जी, और ये वेस्टर्न विंड्स, मतलब जो वेस्टर्लीज हमारी आती हैं, उसके साथ में इम्बेड होके हमारे एरिया में आता है। मतलब वेस्ट टू ईस्ट वाली साइड पे क्या करता है, ये मूव करता है। जब ये मेडिटेरेनियन सी पे बनता है, जब ये फॉर्म होता है, तो ये ट्रैवल करता है सबसे पहले ईरान, फिर इराक, अफगानिस्तान, पाकिस्तान। मतलब आपने पाकिस्तान की न्यूज़ में भी पढ़ी होगी कि वहाँ पे भी जो स्नोफॉल हो रही है, जिसकी वजह से वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस स्नोफॉल कर रही हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे डेथ भी देखने को मिली है। ठीक है जी। अब उसके बाद में अगर हम यहाँ पे देखें तो जो प्रेसिपिटेशन है, ये दो फॉर्म में हमें देखने को मिलती है, एक तो स्नो और दूसरा क्या होता है, रेन। अब देखिएगा, यहाँ से फॉर एग्जांपल यहाँ से कुछ डेवलप हुआ, और यहाँ से वेस्ट से ईस्ट की तरफ ये जब ये आता है, तो हिमालयाज में ये क्या हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है। हिमालयाज में इसकी दो ब्रांच बन जाती हैं, एक नदर्न ब्रांच और एक सदर्न ब्रांच। जो नदर्न ब्रांच है वो स्नोफॉल हम वहाँ पे देखते हैं, और ये जो सदर्न ब्रांच है हम यहाँ पे रेनफॉल देखते हैं। कहाँ पे? इन दी पंजाब, और ये जो हमारा नॉर्थ वेस्टर्न एरिया है, हिमाचल वाले एरिया में, हिमालयस वाले एरिया में हमें स्नोफॉल इसके ज़रिए देखने को मिलती है, विच इज़ ऑल्सो वेरी यूजफुल। आगे बात करेंगे। ये जो वेस्टर्न वर्ड है ये ओरिजिनेट हुआ क्योंकि ये इसकी डायरेक्शन कहाँ पे है, ये आ रही होती है वेस्टर्न वाली साइड से। फिर उसके बाद में इसको हम डिस्टर्बेंस क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये अनस्टेबल है। अनस्टेबल का मतलब क्या होता है कि ये बारिश लेकर आती है, दैट्स वाई डिस्टर्बेंस, राइट। अब इसकी फॉर्मेशन की बात करेंगे। यहाँ पे देखिएगा, हमने जैसे ऊपर एक डायग्राम भी बनाया कि यहाँ पे ये इस में ये फॉर्म हुआ, और फिर ये फॉर्म होके यहाँ से ऊपर उठता है, और ये यहाँ पे विद दी वेस्टर्लीज, और ये जो ऊपर जो जेट स्ट्रीम है वो भी इसकी हेल्प करती हैं थोड़ी, लेकिन मैं यहाँ पे वेस्टर्लीज की बात करूँगा। तो वेस्टर्लीज इसको लेकर आती हैं फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन, और ये कौन कौन सी जगह से आता है, ईरान, इराक, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये हमने पहले डिस्कस किया है। ये हमने याद रखना है कि एक हाई प्रेशर एरिया जो एग्जिबिट करते हैं एरिया ओवर दी यूक्रेन एंड नेबरहुड एरियाज में। ठीक है, हाई प्रेशर एरिया यहाँ पे हो गया, लेकिन मुझे ये पता होएगा, अब देखिएगा यहाँ पे तो हाई प्रेशर एरिया बन गया, कहाँ पे? यूक्रेन वाली साइड पे। लेकिन जो पोलार रीजन्स हैं, जो पोलर रीजन्स हैं, वो बहुत ज़्यादा ठंडे हैं, तो ये वाले क्या होंगे, कम ठंडे होंगे इससे। तो पोलर से इस वाली साइड पे एक हवा आती है, फिर उसके बाद में यहाँ पे क्या बनता है, साइक्लोजेनेसिस कंडीशन बनती है, जिसकी वजह से ये जो चीज़ एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल जो साइक्लोन टाइप कंडीशन है ये बन जाती है, और वेस्टर्लीज के प्रभाव में ये कहाँ पे आती है, हमारे इंडिया में आना स्टार्ट करती है। अब जब ये इंडिया में आती है तो मैंने पहले भी बताया, हिमालयस में आके इसकी दो ब्रांचेस बनती हैं, एक नॉर्थ वाली, एक साउथ वाली। नॉर्थ वाली स्नोफॉल लेकर आती है, साउथ वाली पानी लेकर आती है, मतलब रेनफॉल। अब इसके इम्पैक्ट के बारे में हम बात करेंगे जी। इम्पैक्ट क्या होगा? सबसे पहली चीज़ तो जो टोटल एनुअल रेनफॉल है उसका 5 to 10% जो है वो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। हैवी रेनफॉल हो जाती है इन दी लो लाइंग एरियाज। उसके बाद में ये डिपेंडेंट इसमें रहता है कि जी स्नो हो गया और रेन। अब ये जो स्नो है ये हमारे गर्मियों में भी काम आएगी, जो हमारी रिवर्स हैं सारा साल बहती हैं, इसकी वजह से ही बहती हैं, तो हमने ये चीज़ याद रख लेनी है। ये बड़ा अच्छा पॉइंट है लिखने के लिए। उसके बाद में एग्रीकल्चर में बड़ी अच्छी इंपॉर्टेंस है इसकी, स्पेशली वीट। ठीक है जी, राबी क्रॉप। और आपको मैं बता दूं कि जो सॉफ्टनेस आती है हमारी वीट में,
वो आती है बिकॉज ऑफ द वेस्टर्ली डिस्टर्बेंसेस। सॉफ्टनेस आती है, अगर मैं मेडिटेरेनियन एरिया की बात करूं वहां पे सॉफ्टनेस कम रहती है वीट में, और वहां पे इसी वजह से लोग वो पास्ता वगैरह खाते हैं। अगर मैं कैनेडियन रीजन की बात करता हूं वहां पे जो सॉफ्टनेस है वीट की उससे भी कम होती है, दैट्स वाई वो कुकीज़ भी बनाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे सॉफ्टनेस ज़्यादा है, इसी वजह से हम यहाँ पे चपाती जो है वो आपको पता ही है कि सॉफ्टनेस की वजह से बनती है। तो आपने इस चीज़ को याद रखना है। आगे जो चीज़ है, ड्यूरिंग द मानसून सीजन वेस्टर्न डिस्टर्बेंस में ओकेजनली कोज क्या डेंस क्लाउडिंग और हैवी प्रेसिपिटेशन। कई बार क्या होता है, सप्लीमेंट हो जाती है साउथ वेस्ट मानसून विद दी वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, क्योंकि बिकॉज ऑफ द प्रेशर। ठीक है जी। वीक वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस से क्या होता है, क्रॉप फेलियर और वाटर प्रॉब्लम्स अक्रॉस नॉर्थ इंडिया। हमने ये सारी चीज़ को डिस्कस किया, आपको इस चीज़ को याद रखना है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस GS1 देखिए मैंने पहले बोला था, अगर इससे कोई प्रॉब्लम होगी तो डिजास्टर मैनेजमेंट, और ये इकोनॉमी से रिलेटेड है बिकॉज ऑफ द एग्रीकल्चर। अब एग्रीकल्चर आप सोचोगे यार इकोनॉमी सारी एग्रीकल्चर लेके बैठ गया, नहीं, मैं इस वजह से बोल रहा हूँ जो हमारी एग्रीकल्चरल इकोनॉमी है, किस वजह से GDP को चाहे हम कम उसमें पोर्शन डाल रहे हैं एग्रीकल्चर में, लेकिन हमारी जो मेनली एम्प्लॉयमेंट हम यहाँ पे दे पा रहे हैं, तो वो बेसिकली आपको देखने को मिलेगी कि वो जो एम्प्लॉयमेंट है वो बेसिकली कहाँ पे रहती है, हमारी एग्रीकल्चर वाली। 58%, 52 to 58% जो लोग हैं आज भी एग्रीकल्चर में काम कर रहे हैं। ठीक है जी, ये पहली न्यूज़ थी आज की। सेकेंड न्यूज़ जो हमने एनालिसिस जो करना है कि जो गुरु गोविंद सिंह जी हैं, जो 10th गुरु हैं, उनकी जो बर्थ एनिवर्सरी थी उसमें ये फोटो आई हुई है कि फायरवर्क्स ये वो करके सारी चीज़ें। तो जो हमारे 10वें गुरु हैं गुरु गोविंद सिंह जी, उनकी बर्थ एनिवर्सरी थी, तो इस चीज़ के लिए आपको पता होना चाहिए। इसके बारे में एक क्वेश्चन इसके बारे में डिस्कस करेंगे गुरु गोविंद सिंह जी के लिए, लेकिन इन दी नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, तो इनका रेलिवेंस क्या है, हिमाचल से कैसे रिलेटेड है, पंजाब से तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा बड़ा रिलेशन है। किस तरह से इन्होंने जो इन्वेडर्स थे या किस किस तरह की लड़ाइयाँ लड़ी, और इन्हों के जो त्याग है, जो इनके बलिदान है, वो तो बहुत ही बड़े हैं, क्योंकि जो अपने बेटों को भी उन्होंने आगे डाल दिया, अपने सन्स को, है ना। तो वो वाली चीज़ों के बारे में कभी ना कभी बात करेंगे, या तो संडे को एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे या फिर कल वाली वीडियो में। ठीक है जी, गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में आपने यहाँ पे याद रखना है, 10th गुरु। अब 10th गुरु, उसके बाद में हमारे जो गुरु हैं वो कोई मतलब इंसान नहीं है, लेकिन वो कौन है, गुरु ग्रंथ साहिब। गुरु गोविंद सिंह जी ने बोला था आगे जो गुरु होएगा हमने सब सिर्फ और सिर्फ गुरु ग्रंथ साहिब जी को ही गुरु मानना है। ठीक है, आगे देखिएगा, मेकेदत्तू प्रोजेक्ट के बारे में एक न्यूज़ थी यार। ये कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में लड़ाई चल रही है मेकेदत्तू प्रोजेक्ट को लेकर। जो मेकेदत्तू प्रोजेक्ट है, मतलब ये होता क्या, इसका नाम है गोड स्लीप, मतलब एक गॉर्ज है बहुत बड़े लेवल की, वहां पे कन्फ्लुएंस होता है रिवर कावेरी का और अर्कावती रिवर का। वहां पे उन्होंने क्या किया है मेकेदत्तू प्रोजेक्ट में, वो कहते हैं कि एक डैम बनाएंगे, डैम का स्टोर करेंगे पानी को और सप्लाई करेंगे वाटर टू दी बेंगलुरु सिटी। ठीक है जी, और इसमें पावर भी जनरेट होगी ऑब्वियसली। लेकिन तमिलनाडु ने बोला अगर वहां पे डैम बन जाएगा तो जो फ्लो हमारी तरफ आ रहा है वो कम हो जाएगा। अगर हमारी तरफ फ्लो कम हो जाएगा तो हमारी जो एग्रीकल्चर है वो भी पीछे रह जाएगी। तो बेंगलोर ने, मतलब कर्नाटका बोल रहा है कि भाई मेरे पास तो पानी पीने के लिए नहीं है, मैं तुझे कहाँ से प्रोवाइड कर दूँ। इस तरह से इनके बीच में एक टसल चल रहा है। मेकेदत्तू प्रोजेक्ट आपने याद रखना है किस रिवर पे है, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज रिमेंबर दिस। ठीक है जी। नंबर 4 एडिटोरियल की आज बात करेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट और सिंपल एडिटोरियल है, बड़ा अच्छा यहाँ पे लिखा गया है। यहाँ पे उन्होंने बोला कि यार जो गवर्नर हैं और जो स्टेट गवर्नमेंट है वो आपस में लड़ रहे हैं, और उसकी एग्जांपल दी, पहली महाराष्ट्र, फिर केरला की एग्जांपल दी, और यहाँ पे इन्होंने महाराष्ट्र की क्या एग्जांपल दी कि जो स्टेट गवर्नमेंट है उसने बोला कि भाई जो स्पीकर की इलेक्शन है उसकी डेट फाइनलाइज की, तो गवर्नर ने बोला कि भाई साहब ये तो मुझे ठीक नहीं लग रहा। नंबर 2 केरला की मैं बात करूँ, स्टेट गवर्नर ने बोला कि जो केरला की स्टेट गवर्नमेंट है उसने भाई प्रेशराइज ही कर दिया गवर्नर को कि भाई जो वाइस चांसलर है उसको दोबारा से रीअपॉइंट किया जाए। तो स्टेट गवर्नर बोल रहे हैं कि भाई मैं प्रेशर में आ गया और मैंने रीअपॉइंट कर दिया, तो ये भी बहुत बड़ी गलत बात है। इस तरह से टसल के बारे में पहले तो इंट्रोडक्शन में उन्होंने बताया। अब इसके बारे में हम बात करते हैं आगे हम बात करें, वो कहते हैं ये कोई नई बात नहीं है यार। पहली चीज़ ये वेस्ट बंगाल में चलता रहता है, ये इस गवर्नमेंट के साथ नहीं चल रहा कि हमें लगे कि यार यही गवर्नमेंट इस तरह के कारनामे कर रही है, नहीं। मतलब अगर आप बात करो कि जब भी चाहे वो कांग्रेस पार्टी थी डोमिनेशन में, जब सेंटर में थी, तो स्टेट में अगर कहीं पे भी दूसरी पार्टी होती थी तो वहाँ पे गवर्नर वो अपना लगा देते थे, तो वो उनके साथ ट्यूनिंग नहीं बन पाती थी। वेस्ट बंगाल में चल रहा है। फिर उसके बाद में अगर राजस्थान में देखें तो इस तरह के माहौल है जो वो बना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो BR अम्बेडकर थे उन्होंने बोला था कि भाई कॉन्स्टिट्यूशनल, जो BR अम्बेडकर है उन्होंने क्या बोला था
कि जो एग्जीक्यूटिव पावर है वो तो मतलब होनी चाहिए गवर्नमेंट के पास ही होनी चाहिए, इलेक्टेड गवर्नमेंट के पास ही, लेकिन जो गवर्नर है उसको एक अच्छी पावर मिलनी चाहिए। और क्यों मिलनी चाहिए? वो कहते हैं कि यूनियन गवर्नमेंट के वो रिप्रेजेंटेटिव होंगे, और जो यूनियन गवर्नमेंट है उसकी ज़्यादा पावर है। किससे कंपैरिजन मैं करता हूँ? अगर मैं कंपैरिजन करूँ स्टेट गवर्नमेंट से, तो इस वजह से उनकी जो पावर है वो ज़्यादा होनी चाहिए। इसके बारे में बात किया। और उन्होंने ये भी यहाँ पे बोला कि अगर हम बात करें कि ये जो चीज़ है, मतलब ये प्रेसिडेंट वाली जो चीज़ है सारी की सारी, आर्टिकल 163 की अगर मैं बात करता हूँ, तो उन्होंने बोला ये ब्लाइंड रिप्रोडक्शन है। मतलब ये जो लिख रहे हैं पीडीटी, ये इन्होंने बोला ब्लाइंड रिप्रोडक्शन, किस में से लिया है? ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से ले लिया। लेकिन शमशेर सिंह वर्सेस शमशेर सिंह, फ्रॉम शमशेर सिंह टू नब्बम रेबिया, ठीक है, शमशेर सिंह वर्सेस ये वो जो केस है 1974 का, वहाँ पे जो अपने टॉप कोर्ट है, जो सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने बोला था कि जो गवर्नर है उनको पावर है, जो मतलब जितनी भी उनकी पावर है और जो स्टेट गवर्नमेंट की पावर है, उसको दोनों को अच्छे वे से लेके चलना चाहिए साथ में, क्योंकि अगर वो काम नहीं करेंगे तो अच्छा माहौल नहीं बन पाएगा। और उन्होंने बोला कि इन द एक्सरसाइज ऑफ द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट एक्ट ओनली ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल मिनिस्टर। जो गवर्नर है उसको अपनी डिस्क्रिशनरी पावर कम से कम यूज करनी चाहिए। ऑन द अदर हैंड उनको एड एंड एडवाइस से चलना चाहिए, किसकी? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की, जो कि स्टेट की हैं। ठीक है जी, यहाँ पे ये चीज़ हमें पता चलती है। यहाँ पे उन्होंने एक चीज़ और यहाँ पे जो मेंशन की है कि जो गवर्नर है उसके पास तो डिस्क्रिशनरी पावर है, लेकिन प्रेसिडेंट के पास कोई भी डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है। आपने ये चीज़ याद रखनी है, प्रीलिम्स के लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है कि गवर्नर ऑफ एनी स्टेट, कोई भी पर्टिकुलर स्टेट का, ही इज हैविंग अ discretionary power. On the other hand, president is not having any kind of discretionary power as provided in the constitution of India. President is only and only having situational discretionary power. कोई भी constitutional discretionary power president के पास नहीं है। इतना समझ में आ गया। लेकिन इसका ये जो पूरा यहाँ पे तो केरला का सिचुएशन लिख दी, महाराष्ट्र की लिख दी, ये हमारे लिए कुछ भी खास इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे लिए कंक्लूजन बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे उन्होंने बोला कि जो गवर्नर है वो कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है, ठीक है जी। तो पैरेलल जो गवर्नमेंट है, गवर्नर को एक तरह से देखना चाहिए कि एक तरह से पैरेलल गवर्नमेंट ना काम करे, तभी तो गवर्नर को हमने नॉमिनेशन की बात की थी कि सीधा उसको चुन लिया जाएगा, उसकी इलेक्शन नहीं होएगी, नहीं तो पैरेलल गवर्नमेंट बन जाती। लेकिन अभी भी वो पैरेलल गवर्नमेंट जब वाले काम कर रहे हैं तो उसको देखना चाहिए। और यहाँ पे बहुत ही अच्छा कंक्लूजन करते हुए उन्होंने लिखा कि जो पंडित ठाकुर दास भरगवा थे, उन्होंने बोला कि भाई ये जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में बोला था कि जो गवर्नर है उसको काम करना चाहिए। देखिए, ही विल बी अ मैन अबव पार्टी, मतलब अगर यूनियन गवर्नमेंट उसकी पार्टी है, उसको चुन के भी भेजा है, उसको ऊपर उठना चाहिए। एंड ही विल लुक एट द मिनिस्टर एंड गवर्नमेंट फ्रॉम अ डिटैच्ड स्टैंड पॉइंट। डिटैचमेंट वाली जो पोजीशन है, उस तरह से उसको काम करना चाहिए, क्योंकि डिटैचमेंट है ना जो, वो एसेंस है किस चीज़ का? इंडिया के कल्चर का। बहुत ही एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट पॉइंट और बहुत ही बढ़िया पॉइंट। नंबर 5, ये आपने कंक्लूजन नोट डाउन करना, मैं आपको बता रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। नंबर 5 न्यूज़ आज के लिए डिस्कस करेंगे। सेंटर येट टू नोटिफाई रूल्स ऑफ द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। एक एक्ट आया जी CAA, ठीक है, तो इसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पे उन्होंने रिलीजन बेस पे बोला कि जितनी भी कम्युनिटीज़ हैं मुस्लिम को छोड़ के, पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से, बांग्लादेश से जो एंटर हो चुकी हैं इंडिया ऑन और बिफोर दिसंबर 31, 2014, उनको एग्जाम्प्ट किया जाएगा किसी भी क्रिमिनल केस से अंडर फॉरेनर एक्ट 1946 और पासपोर्ट एक्ट 1920। और उनको जो सिटीजनशिप भी है उसका भी टाइम पीरियड कम कर दिया जाएगा। ये बात उन्होंने यहाँ पे बोली थी, अमेंड की थी। और ये जो 2 एक्ट हमने बात किया, फॉरेनर एक्ट 1946 और पासपोर्ट एक्ट 1920, ये दोनों के दोनों एक्ट स्पेसिफाई करते हैं पनिशमेंट फॉर एंटरिंग द कंट्री इलीगली एंड स्टेइंग हियर ऑन एक्सपायर्ड वीजा एंड परमिट। क्लियर बात? तो ये CAA को लेकर था, लेकिन अभी तक नोटिफाई करने रूल्स अभी तक नहीं कर पाए, तो उसके लिए बात करनी पड़ेगी। इसके बारे में और डिटेल में डिस्कस करेंगे अगर दूसरी बार फिर कल को न्यूज़ आई, ठीक है जी। नंबर 6, जल्लीकट्टू। जल्लीकट्टू बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, इसके लिए बेसिकली क्वेश्चन पूछ चुके हैं। तो जल्लीकट्टू आपने मुझे बताना है नीचे कमेंट सेक्शन में, या अपनी कॉपी में लिख लेना भाई, अगर कमेंट सेक्शन में नहीं बताना कि जल्लीकट्टू है क्या, कौन सी रेस है, ठीक है। और जल्लीकट्टू जैसी कौन सी और रेसिंग चल रही है हमारे इंडिया में, सदर्न रीजन में, ये आपने पक्का बताना। और इसका क्वेश्चन पहले भी पूछा गया, अब दोबारा फिर पूछा जाएगा, ठीक है। 6th न्यूज़ आज की ये थी। 7th न्यूज़, लास्ट न्यूज़ आज की बात करते हैं। देखो, कई बार तो क्या होता है कि न्यूज़ काफ़ी आती है, जैसे कल
कल नहीं, संडे को तो न्यूज़पेपर ही नहीं डाल रहे, सैटरडे को बड़ी अच्छी न्यूज़ आई थी। लेकिन कई बार बड़ी फोर्सफुली निकालनी पड़ती है कि यार न्यूज़ आ नहीं रही लेकिन कुछ ना कुछ तो डालना है, वीडियो बनानी है, ठीक है। तो ये देखिएगा, श्रीलंका आस्क चाइना टू रीस्ट्रक्चर डेट। मैं आपको बताता हूँ, चाइना एक ऐसी कंट्री है जो दूसरी कंट्री को डेट ट्रैप में फंसाती है। डेट ट्रैप, मैंने पहले भी एडिटोरियल्स में इसके बारे में बात की है, डेट ट्रैप के बारे में। डेट ट्रैप में फंसाएगी, मतलब उसको बोलेगी कि यार तुझे पैसों की ज़रूरत है, ओके पैसे ले ले मेरे से। ये चाइना है, ये सपोज श्रीलंका का। श्रीलंका ने बोला कि भाई मैं तो वापस नहीं कर पाऊंगा या फिर इतना इंटरेस्ट नहीं दे पाऊंगा। उसने बोला भाई इंटरेस्ट मांग कौन रहा है तेरे से? चाइना ने बोला श्रीलंका को, तू ऐसे कर, तेरा एक पोर्ट पड़ा है ना, मैं उसको डेवलप कर दूंगा और उसको लीज पे दे दे, बेसिकली यही कर ले, तो जो पैसे होंगे फिर हम देखते रहेंगे। तो भाई इस तरह से ये ले लेता है। अब उसके बाद में जो कंट्री है वो वापस नहीं कर पाती, तो जब वो पैसे वापस नहीं कर पाती, ये वाली जो लीज है उसका टाइम पीरियड रखेगा 99 ईयर्स का, 999 ईयर्स का, इस तरह से लीज पीरियड रखता है। मतलब लोगों की जो लैंड है उसको हथियाने की कोशिश करता है। तो अभी श्रीलंका ने चाइना को बोला कि भाई रीस्ट्रक्चर करो जी डेट, इस तरह से बात नहीं बनेगी। जो डेट हमने लिया हुआ है ऑब्वियसली यहाँ पे देखिए, श्रीलंका ओज चाइना ओवर $5 बिलियन अमाउंटिंग टू अबाउट 10% ऑफ कंट्रीज टोटल फॉरेन डेट, ठीक है। तो उसको बोला है रीस्ट्रक्चर करो। रीस्ट्रक्चरिंग का मतलब अगर इंटरेस्ट रेट 1% है तो आधा कर दो, या फिर मैं थोड़े टाइम बाद ज़्यादा दे दूंगा, है ना, कि अगर 10 साल में देना तो मैं वापस करूंगा जी 20 साल में। इस तरह की चीज़ें को हम बोलते हैं रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ डेट। ये कंपोनेंट, ये चीज़ आपने याद रखनी है। कल को दोबारा फिर मिलेंगे आगे आने वाले कंटेंट के लिए। आप हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को शेयर करिए और लाइक करिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।